हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में। और गाइज अभी ये मैंने आपका एक रिवीजन सीरीज़ जो मैंने आपसे कहा था मैं लेके आऊँगी उसी बारे में, और वो रिवीजन सीरीज़ मैंने आपकी स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। सिंस हमने इसी वे में अपना पढ़ाई किया है तो हम वन बाय वन उसी वे में अपने जो चैप्टर्स हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। ओके गाइज, सो लेट मूव टुवर्ड्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सब कुछ नहीं पढ़ाऊँगी, ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल, वरना तो फिर 1 घंटे का लेक्चर बन जाएगा। आई एम ट्राइंग टू मेक इट शॉर्ट इन फ्यू मिनट्स। तो सबसे पहले हम इसके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देखते हैं। एक सबसे पहले आप इसमें देखिए फॉर्मूला ऑफ रेडियस। एटॉमिक स्ट्रक्चर यू नो इट्स ऑल अबाउट कि आपका एटम होता था, उसका पूरा स्ट्रक्चर कैसा होता था, उसमें रेडियस होती थी, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। 3 पोस्टुलेट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, हर पोस्टुलेट से एक फॉर्मूला ड्राइव होकर आता था, फिर उन फार्मूलाज की हेल्प से और फार्मूलाज निकलते थे। तो सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डू रिमेंबर इट गाइज। आर एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। सो आप इसमें लिख सकते हैं 0.53। इसको आप इसमें ना काफ़ी आपकी चीज़ें कांस्टेंट होती है, लाइक एच इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई इज़ द पाई, यू नो दैट, एम इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, के इज़ अगेन अ नंबर, आप जो आपका जो भी नंबर का आप लोगे 1 2 3 4, ठीक है, मतलब शेल आपका जो उस तरह से रहता है, नहीं, के इज़ द रेडबर्ग कांस्टेंट। सो आपकी बाकी चीज़ें फिक्स हो जाती हैं, इज अगेन द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो इन सब चीज़ों को जो फिक्स होती है उसको आप पुट करके और कैलकुलेट करते हो तो आपका आ जाता है 0.53, एंड दिस इज एन स्क्वायर बाई जेड आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इसमें आपको डायरेक्टली पूछ लेता है कई बार क्वेश्चन कि अगर आपका सेकेंड ऑर्बिट में हाइड्रोजन का सेकेंड ऑर्बिट में आपका जो है रेडियस कितना होगा, आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको क्या करना है, सेकेंड ऑर्बिट पूछा है तो एन होता है आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट, आप यहाँ पर एन इक्वल्स टू 2 रख देंगे। एंड जेड आपका क्या होता है, जेड होता है आपका एटॉमिक नंबर जो भी आपको गिवन है एलिमेंट उसका। ठीक है, तो हाइड्रोजन गिवन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया 1। अगर आपको यहाँ हाइड्रोजन की जगह वो हीलियम बोल देता तो आपका एटॉमिक नंबर हो जाता 2, डिपेंड्स। ज़्यादातर सिर्फ हाइड्रोजन के केस आता है, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हाइड्रोजन के केस आएगा वहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज़ योर आंसर। अगर आपसे पूछ लेता कि हाइड्रोजन का रेस्ट में, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट में है या फिर इस तरह से अगर कुछ पूछता है तो उसका रेडियस कितना होगा उस वक्त, तो आपको क्या करना होगा, एन को आप 1 पुट कर दोगे एंड जेड को भी आप 1 पुट कर दोगे, तो आपका जो जनरल रेडियस आता है 0.53। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग। सो दिस इज़ द आंसर। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट फॉर्मूला। वेलोसिटी पे कभी क्वेश्चन तो नहीं आता है, नेक्स्ट इज अबाउट वेलोसिटी। वेलोसिटी पे कभी क्वेश्चन नहीं आता है, बट फॉर्मूला आप देख लीजिए, फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है वो, बी एन इक्वल्स टू 2 पाई। अब ये कैसे आता था ना यार, इसका पूरा मैंने आपको अच्छे से समझाया था, नॉट डेरिवेशन तो नहीं करवाया था, वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्चुअली नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो मैंने आपको डेरिवेशन के साथ समझाया था, क्योंकि इसमें ऐसे समझ में नहीं आता, फिर रटना पड़ता आपको। मैंने पूरा कोलम्स फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का दोनों को एग्जांपल लेकर रिलेट करके तब करवाया था। ठीक है, तो ट्राई टू रिकॉल ऑल दोज थिंग्स अपॉन में एन एच। ठीक है, तो आपका इसको सॉल्व करके nth ऑर्बिट में बोहर मॉडल जो आ जाता है ये आपका 2.2 या 2.18 इज द एग्जैक्ट, आप इसकी जगह 2.2 भी ले सकते हो, तो 10⁶ दैट बाय n। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। ठीक है, और अगर कई बार आपसे वो पूछ लेता है सिर्फ वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट की, अगर आपका ऑर्बिट मूव कर रहा है उस तरह से अगर आपसे वेलोसिटी पूछ लिया जाता है तो एक फॉर्मूला और हम यूज़ करते हैं, उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। है इसी की तरह, बस थोड़ा सा इसमें आपके कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं। ये मास होता है, रेडियस हो गया, या आपका सेंट्रीपिटल फोर्स और कूलम्स फोर्स की हेल्प से निकलता है। तो ये 2 फॉर्मूले हैं, दोनों को याद रख लीजिएगा, एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है।
अगर कैलकुलेशन करने के लिए आएगी, क्वेश्चन देगा तो वो आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना होगा। ये वाला सिर्फ एक एज अ नॉर्मल आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकता है ये फॉर्मूला, तो इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। अच्छा, मोमेंटम का मैंने आपको पढ़ाया नहीं था उस वक्त, लेकिन अभी आप उसका फॉर्मूला अगर नहीं भी देखो, आप बस एक चीज़ ये याद रख लीजिए, मोमेंटम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Z/n के। बाकी फॉर्मूला की बात करूँ तो फॉर्मूला होता है 2πm kZe² डिवाइडेड बाई NH। इस पे बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, कोई चांस नहीं है। बस हाँ ऐसे पूछ सकता है कि लाइक अगर आपका एटॉमिक नंबर को हम इंक्रीज कर देते हैं तो आपका मोमेंटम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इस तरह से शायद आपसे वो पूछ सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक और आप चीज़ देख लीजिए, आपका एंगुलर वेलोसिटी भी वो एक चीज़ पूछ सकता है, सेम इसी कॉन्टेक्स्ट में पूछेगा। इसको इंक्रीज किया तो इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उसका फॉर्मूला भी लिख देती हूँ, चलिए 8π³ k² Z²me4 डिवाइडेड बाय n³h³, ठीक है। आप इसकी जगह पुट कर सकते हैं Z²/n³, ठीक है। सो दिस इज़ द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये 2-3 फॉर्मूला आप याद रखिएगा, और इसी पे ही एक टाइम पीरियड का भी आता है। तो टाइम पीरियड क्या होगा आपका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। तो आपका कितना आ जाएगा ये n³/z², और फॉर्मूला आपका इसका ये जो है आप उल्टा करके लिख देंगे तो वो आपका Tm हो जाएगा, ठीक है। फिर अगेन फ्रीक्वेंसी आपकी वही आएगी जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी आएगी। इस तरह से आप ये सारे निकाल सकते हैं। बाकी तो फिर और इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर हमारा जो इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आता है दैट इज़ ऑफ द एनर्जी। तो एनर्जी में बेसिकली आपका आएगा कि आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पे जंप कर गया तो कितना फ़र्क पड़ा, क्या चेंजेस आया। तो आपका जो चेंज इन एनर्जी आता है E2 माइनस E1, इसको आप E से भी डिनोट कर सकते हैं, और ये आपका hμ होता है या फिर hc/λ, ठीक है। तो ये इसका सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है एनर्जी का। बाकी इसके अलावा और भी बहुत से फॉर्मूलाज होते हैं, वो मैं आपको और बता देती हूँ एनर्जी के रिस्पेक्ट में। इन फॉर्मूलाज को आप नोट डाउन कर लीजिए, एनर्जी के सारे फॉर्मूलाज, ठीक है। एक और आपको पता होगा, एनर्जी जो होता है आपका सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। इसमें अगर आप वैल्यू पुट करते हैं 12mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूले से, अगर आप को याद हो पोटेंशियल एनर्जी का, मैंने अच्छा भी आपको रिवीजन के टाइम पर नहीं लिखवाया वो फॉर्मूला, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जब चैप्टर पढ़ाया था तब तो पढ़ाया था, वो बीच में एक स्टेप में आता है फॉर्मूला। और ये होता है, आप इसे आपको पूरा इसको सॉल्व करोगे हेल्प लेके ना, तो इसका आ जाएगा आपको सारी जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं उनको पुट करोगे एंड सॉल्व करोगे, तो फाइनली आपकी जो एनर्जी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आपको ये सिर्फ वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए दे दिए तो इलेक्ट्रॉन की जगह आप क्या पुट कर दोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो आपका सिर्फ इतना ही रह जाएगा। अब इसमें भी आपसे पूछ सकता है कि आपकी एनर्जी कितनी होगी हाइड्रोजन की, अगर आपका जो है वो क्या कहते हैं सेकेंड ऑर्बिट में है, ठीक है। हाइड्रोजन में सेकेंड ऑर्बिट में, तो एन की जगह आप क्या पुट कर दोगे n=2 और z, तो आपका z=1 ही रहेगा, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया इसमें। और एक चीज़ और आपसे क्या पूछ सकता है, सेम वही कि अगर आपका सेकेंड n=2 में आपका था, यहाँ से वो जंप कर आया, हाइड्रोजन का एटम है, ये बता दिया हाइड्रोजन का एटम है, जंप कर आया n=1 में, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, देखो अगर आपको फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ के कॉन्टेक्स्ट में दिया हो कि आपका फर्स्ट ऑर्बिट में फ्रीक्वेंसी इतनी है या वेवलेंथ इतनी है, तो आप hμ2 माइनस hμ1 कर देंगे, या फिर अगर वेवलेंथ की बना है तो hc⁻2 माइनस hc⁻1 कर देंगे। लेकिन अगर एटॉमिक नंबर और ये क्या कहते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट की बनो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा, एंड इट विल बी राइटेड लाइक दिस -13.6 Z² n² माइनस ब्रैकेट में माइनस का
13.6 जेड स्क्वायर। जेड तो आपका जेड ही रहेगा, एटॉमिक नंबर तो उसका वही रहेगा, आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट चेंज होता है 1 स्क्वायर, ठीक है। बाकी कॉमन वॉमन लेके आप एक वैल्यू फाइनली इससे निकालते हैं और जो कि हमारा बाद में रेडबर्ग कांस्टेंट भी बनता है। तो आपका एक ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा एंड ये वाला फॉर्मूला, मतलब बेसिकली ये कि एनर्जी को आप ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये दो तीन चीज़ें आप याद रखिएगा एनर्जी में। इसके बाद अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट द, जिससे हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट भी निकलता है। बेसिकली क्या है कि अगर आपका, अब मैं पूरा इसके डेरिवेशन में या उस पार्ट में नहीं जा रही हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देती हूँ। ये वाला रेडबर्ग फॉर्मूला, इसको हम कहते हैं रेडबर्ग फॉर्मूला। क्या होता है? 1/λ इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। ये होता है आपका फॉर्मूला रेडबर्ग कांस्टेंट का। n1 में ये n1 हो गया, जो उसका क्या बोलते हैं वो, आपका इनिशियल शायद होता है ये वाला, तभी माइनस में आएगा ना, ये इनिशियल एंड दिस वन इज द फाइनल। और आर कितना होता है आपका, देखो आपसे पूछ सकता है रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 13.6 डिवाइडेड बाय HC। ये n1 होता है आपका फाइनल, n2 होता है आपका इनिशियल, ठीक है। तो ये एक रेडबर्ग फॉर्मूला है, ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है रेडबर्ग फॉर्मूला, और हो सकता है ये वेव लेंथ ना देकर यहाँ पर वेव नंबर लिख कर दे दे। वी से जो नोट करते हैं वो होता है वेव नंबर। वेव नंबर आपका क्या होता है 1/λ, ठीक है। सो दिस इज द रेडबर्ग फॉर्मूला, इसको आप लोग याद रखिएगा। अभी इसको इरेज करके इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका एनर्जी का है। आपने देखा hc/λ, ये एक फॉर्मूला होता है, इसमें आप वैल्यूज़ वगैरह पुट करते हैं। तो अगर आपका आर्मस्ट्रॉन्ग का केस होता है तो आपका आ जाता है 12431 डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है। तो दिस इज योर फॉर्मूला टू कैलकुलेट, दिस इज एक फॉर्मूला, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पूछ सकता है, फॉर्मूला नहीं पूछेगा, इसमें डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और आप इस मतलब वेवलेंथ दे देगा, हो सकता है आपको वेवलेंथ दे दे वो 1.2431, ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग, ये आपकी वेवलेंथ आपको गिवन कर दी और आपसे एनर्जी पूछ लिया। अब अगर सपोज आपको ये नहीं पता है मतलब इस तरह से आपको कांस्टेंट नहीं पता है, आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, फिर इसको नीचे पुट करेंगे, कट करेंगे, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। और अगर आपको ये वैल्यूज़ पता है तो डायरेक्टली 1.2431 सॉरी, और नीचे वेवलेंथ 1.2431 और कट कर दो, कितना आ जाएगा 1, आंसर आ जाएगा आपकी एनर्जी का, ठीक है। तो इस तरह से आपको डायरेक्टली पूछ सकता है वो, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। जैसे अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए व्हाट इज़ द, ये क्वेश्चन मैं आपको क्लास में भी करवा चुकी हूँ शायद, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि आपका फर्स्ट ऑर्बिट में वेवलेंथ कितनी होगी, वेवलेंथ निकालनी है आपको हाइड्रोजन एटम की इन द फर्स्ट ऑर्बिट। अब देखो आपका वेवलेंथ का फॉर्मूला हमने ये वाला देख लिया, इसमें अगर आप वेवलेंथ को इधर ले जाओगे 12431 बाय एनर्जी नीचे आ गया। अब फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है, तो इसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला याद होगा आपको, जब हम ऑर्बिट वगैरह दे देते हैं तो फॉर्मूला कहते हैं 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना हम। अब इसमें अगर आपका फर्स्ट ऑर्बिट है तो आप एन की जगह भी 1 पुट कर दो और जेड की जगह भी 1 पुट कर दो, क्योंकि हमारा हाइड्रोजन है। तो फाइनली एनर्जी कितनी आ गई -13.6। अब आप यहाँ वैल्यू में पुट कर दो 31 अपॉन में -13.6 और इसको सॉल्व कर लो, माइनस हटा दो, क्योंकि माइनस से ये शो करता है कि आपको कहाँ से क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, आप उसको रिमूव कर सकते हो। एंड दिस इज़ योर आंसर। इसको सॉल्व करके आपका आंसर निकल जाएगा आर्मस्ट्रॉन्ग में निकलेगा। टू रिमेंबर 1234331 है, 12431 है, तो आपका आर्मस्ट्रॉन्ग में आंसर आता है, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और इस चैप्टर में और मैंने पढ़ाई थी आपको सीरीज़ के बारे में, बार्बर सीरीज़, पास्टल सीरीज़, लेमन सीरीज़। तो कौन सी सीरीज़ कौन सी होती है, इसमें आपको सिर्फ ये पूछ सकता है कि
लेमन सीरीज है तो वहाँ पे ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, और ये ज़्यादातर उसमें पूछने के चांसेस है आपके ट्रू फॉल्स के केस में। जो क्वेश्चन आता है ना कि 4 स्टेटमेंट दे दी, उनमें से एक कौन सी सही है या कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो इसके लिए आप ये एक चार्ट लिख लीजिए। मैं यहाँ लिख देती हूँ सीरीज़। यहाँ पर आपका एन इनिशियल मतलब वो कौन से ऑर्बिट से स्टार्ट कर सकता है, और वो एन फाइनल कौन से ऑर्बिट तक वो आ सकता है। तो सबसे पहले बात करती हूँ मैं लेमन सीरीज़ की। ठीक है, ये आपकी कौन से स्टार्ट हो सकती है, इन्फिनिटी से स्टार्ट हो सकती है, मतलब कोई सी कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, और बिल्कुल आपका 1 तक ही नीचे आ सकती है। बीच में 2, 3, 4, 5 सब पर आएगी, सबसे मिनिमम 1 तक पे आ सकती है। उसके बाद आती है आपकी बामल सीरीज़। बामल सीरीज़ में आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है, अगेन ये आपकी इन्फिनिटी से स्टार्ट होगी, और इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर ये आपकी किस पॉइंट तक आ सकती है, 2 तक आ सकती है, नंबर 1 पर नहीं जाएगी। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी पास्चन सीरीज़। पास्ट स्टार्ट तो सब इन्फिनिटी से होती है ना, मतलब कहीं से भी आ सकती है, कुछ कह नहीं सकते उस बारे में। ये आप पर 3 तक जाएगी। उसके बाद आती है फंड सीरीज़। नहीं बीच में ब्रैकेट आ गई ना, पास्चन के बाद ब्रैकेट आती है। उसके बाद आएगी आपकी ब्रैकेट सीरीज़। ये भी आपकी इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर आएगी 4 तक, एंड लास्ट में आएगी आपकी फंड सीरीज़। ये भी आपकी इन्फिनिटी से स्टार्ट हो जाएगी 5 तक। इस तरह से कुछ बनता है। इसका अगर आपको कन्फ्यूजन ना हो मैं ये बना ही देती हूँ। एन इक्वल्स टू सपोज ये इन्फिनिटी से आ रहा है 5 तक है ना, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, ये सिर्फ वो बना रही हूँ लेवल। ठीक है, ये आपके लेवल है, इन्फिनिटी से आ रहा है कहीं से। अब सपोज आपका लेमन सीरीज़ का एग्जांपल है, तो ये आपका यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है इन्फिनिटी से, और नंबर 1 तक जाएगा आपका बिल्कुल नीचे तक। ठीक है, उसके बाद आपका किसका एग्जांपल है, उसके बाद यू हैव द बाल्मर सीरीज़। तो बाल्मर सीरीज़ में मैंने आपको क्या बताया, फिर अगेन आपका इन्फिनिटी से आएगा, लेकिन नंबर 2 तक सिर्फ जाएगा मैक्सिमम, कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, कितने भी नंबर से आ सकता है, हो सकता है इससे यहाँ इससे यहीं पर ही आके फॉल कर जाए। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया कौन सा, पास्चन सीरीज़। तो पास्चन सीरीज़ आपके नंबर 3 तक जाएगी, कहीं से भी आएगी वो, इट डजेंट मैटर कि वो कहाँ से आ रही है, 3 से 4 से, बट 3 से ऊपर रहेगी आपकी। या हो सकता है आपका उल्टा भी जा सकता है, वो फिर नेगेटिव में चली जाती है एनर्जी। ठीक है, लेकिन अभी हम वहाँ नहीं जानते, सिर्फ आपको ये इसका मैं याद दिलाने के लिए ये लिख पा रही हूँ। नंबर पास्चन, उसके बाद ब्रैकेट सीरीज़ आपकी नंबर 4 तक रहती है। तो अगेन ये इन्फिनिटी से कहीं से भी आएगी, नंबर 4 तक रहेगी। ठीक है, उसके बाद यू हैव फंड सीरीज़, तो वो आपकी नंबर 5 तक रहेगी, इन्फिनिटी से आएगी कहीं से भी, नंबर 5 तक रहेगी। ठीक है, सो दिस इज योर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, भी इसको हम कहते हैं क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में इतना ही था, बाकी न्यूमेरिकल के लिए एक अलग क्लास लाऊंगी मैं, मतलब क्लास नहीं लाऊंगी, वो फिर मिक्स रहेंगे न्यूमेरिकल उसमें से अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। तो अभी मैं यहाँ पर एंड करती हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर की क्लास। बाकी इफ़ यू गाइस लाइक दिस, और अगर आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए हर चैप्टर की, तो प्लीज़ लेट मी नो। और अगर नहीं चाहिए तो प्लीज़ फिर आप इस चैनल इसको वीडियो को मत देखना ज़्यादा, ताकि फिर मुझे पता लग जाएगा कि आपको इस तरह की वीडियोस नहीं चाहिए। अगर चाहिए होंगी मैं तभी बनाऊंगी, बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ वेस्टिंग माई टाइम और योर टाइम फॉर द वीडियोज़ विच यू डोंट लाइक। ओके, सो लेट मी एंड द वीडियो हियर। एंड ये 20 मिनट की हो गई है, लंबी हो गई थोड़ी।